Hello student, welcome back. So we are discussed till deviation produced due to refraction, and now we shall discuss about image formation due to refraction. Image formation due to refraction. It's an important topic, and many a time straightforward and simple questions have already been asked based on this. Okay, so now let us say that we have an object. First of all, it's a refracting surface, and this side we have rarer medium, and here we have denser medium, having refractive index mu2, and mu2 is greater than mu1. डेफिनेटली mu1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. सो अब इस डेंसर मीडियम में सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है. सो इट्स एन ऑब्जेक्ट जो डेंसर मीडियम में है. ये वही सिचुएशन होगी स्विमिंग पूल की जो एक्चुअल डेप्थ है उससे कम क्यों दिखती है. और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर. ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है. मान लीजिए उसका एक्चुअल डिस्टेंस d है. अब देखते हैं कि वो कहाँ उसको दिखता है या कहाँ पर वेयर इट अपीयर्स टू बी. अब बहुत अच्छे से इसको समझना बच्चों. इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट दिखाई देने के लिए इससे निकली हुई रेज यहाँ तक जानी चाहिए, तो ही वो ऑब्जेक्ट उसको दिखाई देगा. सो एक काम करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट हम नॉर्मल इंसिडेंट करा देते हैं. सो आपने पढ़ रखा है कि जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो रे गोज विदाउट एनी डेविएशन. रे सीधी स्ट्रेट चली जाएगी. सो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट ऑब्जर्वर तक पहुंच गई. पर एक रे ऑफ लाइट से तो इमेज बनती नहीं है. व्हाट वाज इमेज? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज. तो एक रे से तो इमेज नहीं दिखेगी. सो एक और रे हम कंसिडर कर सकते हैं, और एक और ले लो. चलो ऐसे. अब ये रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है. सो इस रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर. व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये ऐसे चली जाएगी नॉर्मल से दूर बेंड. ये वाली रे ऑफ लाइट भी इसको जाना चाहिए था ऐसे, पर ये जा रही है डेंसर से रेयर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे चलेगी. अब देखो बच्चों, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये इस तरफ तो कभी मिलने नहीं वाले. सो इमेज को देखने के लिए वी नीड टू प्रोजेक्ट देम बैकवर्ड्स. पीछे की तरफ आप एक्सटेंड करोगे, और ऐसे इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि रेज यहां से आ रही है. सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज हुआ. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज आपको क्या देगा? इमेज. सो अब सच में ऑब्जेक्ट कहां पर है? d डिस्टेंस पर है, जबकि दिखाई कहाँ दे रहा है? वो d डैश. सो दिस इज द एक्चुअल पोजिशन, ट्रू पोजिशन, और ये उसकी एपरेंट पोजिशन है. आई होप ये समझ में आया. सो जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो ऑब्जेक्ट जितने पोजिशन पर है वहां दिखता है, या उससे कम डिस्टेंस पर दिखता है? तो कम डिस्टेंस पर दिखता है. दिस इज रिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल लिया मैंने. अब दूसरा भी हो सकता है बच्चों. देखो कैसे. जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, इस बार ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट. सो दिस इज अगेन रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2, mu1 से बड़ा है. इस बार ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है. दिस इज द ऑब्जेक्ट जो रेयर मीडियम में है. अब ऑब्जेक्ट सच में यहां से मान लीजिए डिस्टेंस d पर है, एक्चुअल पोजीशन d है. सो क्या होगा? चलिए वापस से एक बार. ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर को दिखाई देने के लिए इससे निकली हुई रे ऑफ यहां तक आनी चाहिए. सो एक तो नॉर्मल इंसिडेंस ले लिया हमने. दूसरी रे ऑफ लाइट मान लीजिए अगर मैं ऐसे लेता हूं, ये रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इट वाज सपोज टू ट्रेवल लाइक दिस. ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया. ड्यू टू रिफ्रैक्शन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल,
तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और रे ऑफ लाइट ले सकते हो आप, इसको जाना चाहिए था ऐसे, यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब ये रे ऑफ लाइट भी नॉर्मल के पास बेंड होगी ऐसे। अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेस इस तरफ नहीं मिलने वाली है, सो आप क्या करोगे, इन दोनों का आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे ऐसे। ये रिफ्रैक्टेड रे, सो यहां पर इमेज दिखाई देगी, यानी कि इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट इधर नहीं बल्कि उससे दूर दिखाई दे रहा है। अब जो पोजीशन है मान लीजिए वो ये रही डी डैश, सो जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये उससे ज्यादा दूर दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा, यानी जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो वो कम डिस्टेंस पर दिखाई देता है। जब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में तो ज्यादा दूर दिखाई देता है। अब एग्जैक्टली क्या रिलेशन है डी डी डैश और म्यू1 म्यू2 के बीच में, वो मैं आपको एक फॉर्मूले के टर्म में एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करता हूँ। इज दैट क्लियर? पर ये पिक्चर क्लियर है बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स अलग अलग है तो उसकी ट्रू पोजीशन और एपरेंट पोजीशन में डिफरेंस है, अलग अलग है, वो उसकी ट्रू और एपरेंट पोजीशन अलग अलग है रिफ्रैक्शन की वजह से। डेंसर मीडियम में जहाँ है वहाँ से नज़दीक दिखता है, रेयर मीडियम में जहाँ है वहाँ से दूर दिखाई देता है। एग्जैक्टली कितना दूर या कितना नज़दीक तो वो हम डेरिवेशन से समझ सकते हैं। चलिए, तो आप स्क्रीन को पॉज करके दोनों डायग्राम बना सकते थे। अब एग्जैक्टली उसकी पोजीशन क्या है या फॉर्मूला क्या है वो अगर आप डिस्कस करें तो देखिए कैसे होगा। फाइन, सो फिर से एक बार चलिए सेकेंड वाला ही केस ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, दिस इज योर ऑब्जेक्ट जो रेयर मीडियम में, एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंसिडेंस हुई, ये ऑब्जर्वर है, दिस इज वेयर द ऑब्जर्वर इज। फाइन, अब ये ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1। ठीक है, अब यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे मान लीजिए, एक रे ऑफ लाइट आप चाहिए तो इस तरफ भी ले सकते हैं। दिस रे ऑफ लाइट वाज सपोज टू ट्रेवल लाइक दिस, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वो बेंड होकर के ऐसे चली गई। अब ये दोनों रेज इस तरफ तो मिलने से रही, तो आप इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे ऐसे, और यहां कहीं तो इमेज बनती है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। कैसे हम इसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट, ओके, दिस इज ओ, से फॉर एग्जांपल दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो मैं इसको भी आई लिख सकता हूं। बच्चों ध्यान दो, ये इंसिडेंट रे है और ये डॉटेड लाइन नॉर्मल है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, सो ये भी आई हो सकता है। सेम वे देखिए, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, सो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। अब ये वाली लाइन भी नॉर्मल थी, ये वाली लाइन भी नॉर्मल है, इसी लाइन को मैंने पीछे एक्सटेंड करा ऐसे, तो ये एंगल भी आर होगा। बच्चों ये वाली लाइन नॉर्मल है और ये जो डॉटेड लाइन है ये भी नॉर्मल है, सो दोनों लाइंस पैरेलल है। सो अगर ये एंगल आर है तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा आर, और ये एंगल आई है तो ये ऑल्टरनेट एंगल कितना होगा आई। अब अगर आप ट्रायंगल ओ ए बी देखें, ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज tan ऑफ आई, tan आई क्या होगा? सो tan ऑफ आई होगा ए बी अपोजिट साइड अपॉन ओ ए। व्हाट इज ओ ए? ओ इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मान लीजिए डी है।
And what will be tan of R? Triangle IAB में what will be tan of R? Tan of R will be equal to AB divided by IA. So tan R will be AB upon IA. Okay. अब tan I divided by tan R will be equal to AB divided by OA into IA divided by AB. So it will be IA divided by OA. That is tan I divided by tan R. So tan I will be IA upon OA. Now we also know that sin I upon sin R, याद है sin I upon sin R क्या होता है? sin I upon sin R, ये I और ये R, तो it will be mu2 upon mu1. sin I upon sin R will be mu2 upon mu1. अब ये सारे एंगल I and R are small. When the angles are small, sin theta is approximately equal to tan theta. ये मैथ्स में जैसे sin 0 0 होता है, tan 0 भी 0 होता है. सो sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है. इसीलिए जो रेशियो था tan I अपॉन tan R वाला और sin I अपॉन sin R वाला मैं इक्वेट करने वाला हूं. Therefore I am going to write equating, let us say this equation 1 and equation 2. इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें सो आपको मिलेगा I अपॉन A, सॉरी IA अपॉन OA, माफ कीजिए, will be mu2 upon mu1. What is IA का वैल्यू? IA ये डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस सरफेस से, सपोज कीजिए वो d डैश है. सो IA will be d डैश, OA यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो d है, will be equal to mu2 upon mu1. ओके, चलिए उसको और अच्छे से लिखता हूं. सो IA अपॉन OA, IA का वैल्यू इज d डैश, OA का वैल्यू इज d, विल बी mu2 अपॉन mu1. Therefore d डैश की वैल्यू क्या हो गई? mu2 अपॉन mu1 into d. So d डैश अपॉन d is mu2 अपॉन mu1. अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम कैसे याद रखते हैं? व्हाट इज d डैश? apparent position. What is d? actual position. रेशियो क्या रहा है? mu2 upon mu1. What is mu2? So this is mu2, जहां रे ऑफ लाइट जा रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. What is mu1? जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, mu1 यहां का है. सो मैं ऐसे कहता हूं d डैश अपॉन d, apparent position अपॉन ट्रू पोजिशन इज mu2 अपॉन mu1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट जहां जा रही है अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है. सो mu2 अपॉन mu1 इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट जहां जा रही है अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट जहां से आ रही है. सो अब ये फॉर्मूला हम कैसे याद रखेंगे? d डैश अपॉन d इज म्यू ऑफ जा रही है अपॉन म्यू जहां से आ रही है. फॉलोड. आप ऐसे भी कह सकते हो ऑब्जर्वर वाला म्यू, ऑब्जेक्ट वाला म्यू, रिफ्रैक्टेड वाला म्यू, इंसिडेंट वाला म्यू. पर मैं इसको ऐसे याद रखता हूं जो बहुत जगह मेरे लिए इजी हो जाता है. d डैश अपॉन d इज जहां रे ऑफ लाइट जा रही है अपॉन जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है. सो हम ऐसे याद रखेंगे d डैश अपॉन d इज म्यू ऑफ जहां लाइट जा रही है अपॉन म्यू ऑफ जहां से लाइट आ रही है. हैज एवरीवन अंडरस्टूड इट? ये डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर हमको पता है तो कोई बुराई नहीं है. हैज एवरीवन फॉलोड इट? मैंने आपको दोनों केसेस बताए, डेंसर से रेरर वाला, रेरर से डेंसर वाला. ये जो फॉर्मूला मैंने हालांकि इसके लिए डिराइव किया हुआ है पर ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है. d डैश अपॉन d इक्वल टू म्यू ऑफ जहां लाइट जा रही है अपॉन म्यू ऑफ जहां से लाइट आ रही है. अभी क्लियर? चले आगे. ओके, अब इफ यू वांट टू कॉपी, पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी इट. चलिए, बेस्ड ऑन दिस कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चंस हम डिस्कस करें. अच्छा, सो अभी हमने क्या फॉर्मूला निकाला? देखो d डैश अपॉन d
इज म्यू ऑफ जहां लाइट जा रही है अपॉन जहां से लाइट आ रही है. सो डी डैश विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ लाइट जहां जा रही है, म्यू ऑफ लाइट जहां से आ रही है इंटू डी. ये डी डैश और डी क्या है? डिस्टेंस. अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड या डिफरेंशिएट करूं तो मुझे स्पीड आएगी. सो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं टाइम के साथ या दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा वी डैश इज म्यू ऑफ जे या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट जहां जा रही है अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट जहां से आ रही है इनटू वी. सो एपरेंट स्पीड अपॉन एक्चुअल स्पीड विल बी म्यू ऑफ लाइट जहां जा रही है अपॉन म्यू ऑफ लाइट जहां से आ रही है. ये भी फॉर्मूला आपने काम का है. सो डी डैश अपॉन डी एंड वी डैश अपॉन वी का सेम रिलेशन है. अब इस पर बेस कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करते हैं, एकदम आसान प्रैक्टिस के लिए. क्लियर? ओके. जैसे बच्चों अगर ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, ऐसी रैंडमली क्वेश्चन है कि एक पूल ऑफ वाटर है जो कंप्लीटली फिल्ड है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है. इसका एक्चुअल डेप्थ 10 सेंटीमीटर 10 मीटर है. 10 सेंटीमीटर तो काफी छोटा हो जाएगा, 10 मीटर है. और यहां एक ऑब्जर्वर है एयर में. इसके बेस पर एक कॉइन है. सो व्हाट विल बी द एपरेंट पोजीशन ऑफ द कॉइन एज सीन बाय द ऑब्जर्वर. उस ऑब्जर्वर को कॉइन कहां दिखाई देगा? अब कॉइन को देखना है तो कॉइन इज द ऑब्जेक्ट. ये देख रहा है तो ये ऑब्जर्वर है. लाइट कॉइन से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी तो लाइट यहां से यहां जा रही है. भैया हम इसको देख रहे थे, ऑब्जेक्ट हो ना, लाइट ऑब्जेक्ट से निकलती है. सो लाइट वाटर से एयर में जाएगी. एक्चुअल डेप्थ 10 है, कहां दिखाई देगा वो पूछा आपसे. सो क्या फॉर्मूला बच्चों? डी डैश अपॉन डी इज म्यू ऑफ लाइट जहां जा रही है अपॉन म्यू ऑफ लाइट जहां से आ रही है. डी डैश मुझे फाइंड करना है. एक्चुअल डेप्थ कितनी है? 10. लाइट कॉइन से एयर में जा रही, तो जहां जा रही है इस पर ध्यान दो बच्चों, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है. जहां से लाइट आ रही है, कॉइन से आ रही है, तो 4/3 है. यानी आपकी डी डैश की वैल्यू क्या होगी? 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 7.5. और ये करेक्ट है बच्चों. एक्चुअल डेप्थ से एपरेंट डेप्थ कम दिखाई देती है. वन मोर थिंग, एक इंपॉर्टेंट बात कि जब मैंने डी डैश और डी का डेरिवेशन किया है, आप पीछे चेक कर सकते हो, डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? उस सरफेस से जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है. डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? ये दोनों ही डिस्टेंस कहां से मिलेंगे? उस सरफेस से जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है. सो रिफ्रैक्शन यहां हो रहा है तो यहां से 10 मीटर नीचे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहां दिखाई देगी? 7.5 पर, मतलब यहां पर कुछ. सो यहां इसकी इमेज दिखाई देगी 7.5 पर. समझ में आई बात? क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन. डी डैश अपॉन डी इज म्यू ऑफ लाइट जहां जा रही है अपॉन म्यू ऑफ लाइट जहां से आ रही है. फाइन. अब बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑल बुक्स नोट्स यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन. फिश एंड बर्ड वाला क्वेश्चन, रियल लाइफ का क्वेश्चन. ये वाटर सरफेस है और यहां पर वाटर है और डेफिनेटली ये एयर है. सो बर्ड कहां होगी? ऑफ कोर्स एयर में होगी. सो दिस इज एन बर्ड जो वाटर सरफेस से सपोज 36 मीटर की हाइट पर है और इस वाटर में एक फिश है. अज्यूम दिस टू बी अ फिश. और ये फिश वाटर सरफेस से 36 मीटर नीचे है. फॉर वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3 and for air we all know refractive index is 1. अगर आपसे पूछा जाए what will be height of bird as seen by the fish from the water surface, मतलब water surface से position of bird as seen by the fish. Position of bird as seen by the fish, as seen by the fish. देखने वाला fish किसको देख रहा है? bird को. So bird is the object and fish is the observer. So height of or position of bird as seen by fish क्या होगी?
सो फिश से बर्ड हमको लग रहा है 72 मीटर दूर है। ये तब होता बच्चों जब दोनों एक ही मीडियम में होते, या तो दोनों पानी में या तो दोनों हवा में। अब प्रॉब्लम है एक वाटर में और एक एयर में, तो मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होने वाला है। समझ में आया? सो बर्ड से फिश से बर्ड कितनी दूर है? तो 36 तो पक्का है, प्लस ये 36 फिश के लिए कितना होगा वो ढूंढना पड़ेगा। सो व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ बर्ड फ्रॉम द वाटर सरफेस? 36। अब उसका एपरेंट पोजीशन निकालेंगे, तो पोजीशन ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, फिश के लिए बर्ड कितनी दूर है? तो 36 तो आने ही वाला है, प्लस 36 जो हवा का है वो भी आपको ढूंढना है, उसका इक्विवेलेंट। सो वो कैसे निकाल सकते हैं? चलो अलग से करते हैं भैया। पोजीशन ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, बर्ड की पोजीशन फिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक्चुअल बर्ड कहां पर है? 36। सो डी डैश अपॉन, तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, इट विल बी 36 प्लस डी डैश, है ना, 36 प्लस ये डी डैश उसका। सो डी डैश अपॉन डी विल बी इक्वल टू, चलो कोशिश करो, पोजीशन ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, बर्ड की पोजीशन कौन देख रहा है? फिश देख रहा है, तो ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो लाइट ऑब्जेक्ट से किसकी तरफ जाएगी? ऑब्जर्वर। तो लाइट जहां जा रही है, लाइट जहां जा रही है वो पानी है, जहां से आ रही है वो एयर है। सो म्यू ऑफ जा रही है अपॉन म्यू ऑफ आ रही है। व्हाट इज म्यू ऑफ जा रही है? 4/3 अपॉन 1। एक्चुअल पोजीशन 36 है, सो डी डैश बाई 36 इज 4 डिवाइडेड बाई 3, तो डी डैश आएगा आपको 36 12 48। So therefore, position of bird as seen by fish will be 36 plus 48, and that gives you 84 meter. Water surface से bird actually 36 पर है, but fish को 36 से दूर दिखाई देगी। कितनी दूर? तो कितना एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है? 36 ट्रू है, 12 एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, और फिश से उसका पोजीशन चाहिए तो 36 प्लस दैट 48 gives you 84 as आंसर। समझा? सेम वे बच्चों, अगर मैं आपसे उल्टा पूछूं, पोजीशन ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, पोजीशन ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, पोजीशन ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, फिश की पोजीशन बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बर्ड फिश को देख रहा है, इसको देख रहा है, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट, ये बन गया ऑब्जर्वर। सच में कहां पर है? 36। अब रे ऑफ लाइट यहां से यहां जाने वाली, बिकॉज दिस इज द ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी, तो लाइट वाटर से एयर में जाएगी। सो एक्चुअल पोजीशन 36 है, ओके। सो डी डैश अपॉन 36 इज म्यू ऑफ जहां लाइट जा रही है, कहां जा रही है? पोजीशन ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, एज सीन बाय बर्ड, पोजीशन ऑफ फिश, फिश को देखा जा रहा है, तो फिश इज द ऑब्जेक्ट, बर्ड देख रहा है, बर्ड इज द ऑब्जर्वर। लाइट ट्रैवल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट एक्चुअल 36 है, लाइट यहां से वहां जा रही है, तो जहां जा रही है वहां का 1, जहां से आ रही है वहां का 4/3। सो डी डैश विल बी इक्वल टू 36 into 3 डिवाइडेड बाय 4, दैट गिव्स यू 27 मीटर। ये पूरा आंसर नहीं बच्चों, 27। तो फिश है 36 पर बर्ड को वाटर सरफेस से 27 पर दिखाई देगी, एंड देयरफॉर पोजीशन विल बी कितनी आएगी? इट विल बी 36 तो है ही, बर्ड की पोजीशन 36, बर्ड के लिए फिश कितना दूर है? तो 36 तो पक्का है, प्लस रिफ्रैक्शन वाला, रिफ्रैक्शन वाला कितना है? 27, दैट गिव्स 63 मीटर। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है बच्चों, हालांकि अभी भी इजी वाला है, हमने सिर्फ रिफ्रैक्शन यूज किया, इसमें हम मोशन अंडर ग्रेविटी रिफ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, दो कॉन्सेप्ट कंबाइन कर सकते हैं। इसको वापस आप ध्यान से रिवाइज कर लेना अपने लिए। फॉलोड एवरीवन? आया समझ में? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा लगता है, बट आप धीरे धीरे करोगे तो आसान है ये, ठीक है? अच्छा, इसी क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ अगर मैं वेलोसिटी पूछूं तो क्या होगा? सेम क्वेश्चन, ये वाटर सरफेस, ये बर्ड,
बर्ड डाइव कर रही है फिश की तरफ, ये फिश, और फिश भी राइज हो रही है बर्ड की तरफ, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड. Refractive index of water is 4/3. Refractive index of air is 1. Question: what is velocity of fish with respect to bird? या velocity of fish as seen by bird. ठीक है, चलो इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखता हूँ. velocity of bird as velocity of bird as seen by fish. fish bird को देख रही है. fish अगर bird को देख रही है तो bird is the object and fish is the observer. यहाँ पर बच्चों क्या होगा, रिफ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट आएगा. देखो, अगर दोनों एक ही मीडियम में होते हैं और 12 और 12 अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते तो रिलेटिव में वेलोसिटी ऐड होती है, गया ऊपर से. ये दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिलेटिव स्पीड जब निकालोगे तो 12 माइनस 12 ऐड होकर 24 होगा. वो कब होगा, जब दोनों सेम मीडियम में होंगे, यानी रिफ्रैक्शन का इफेक्ट नहीं लेना है. पर यहाँ पर डू यू एग्री, फिश वाटर में है और बर्ड एयर में है तो रिफ्रैक्शन का इफेक्ट पहले ढूंढोगे आप. सो रिफ्रैक्शन की वजह से फिश को बर्ड की स्पीड कितनी दिखाई देगी, तो वो वी डैश था, वी डैश अपॉन वी इज जहां जा रही है अपॉन जहां से आ रही है. हम किसको देख रहे हैं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, बर्ड को देख रहे हैं. तो बर्ड से रे ऑफ लाइट फिश की तरफ जाएंगी तो जहां जा रही है वहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3. बर्ड हवा में जहां से आ रही है वहां का 1 है. वी डैश मुझे पता नहीं है, 4/3 इंटू स्पीड ऑफ बर्ड कितनी है, 12. तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो फिश को बर्ड की स्पीड 12 नहीं दिखाई देगी, कितनी दिखाई देगी, 16. रिफ्रैक्शन इफेक्ट. अब रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाओ. देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश क्या होगा, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट तो वेलोसिटी ऐड होगी तो इसकी 12 में उसका 16 ऐड हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट. समझा. अब ये थोड़ी फिश क्या कहते हैं उसको, डेयरिंग वाली थी, ये बर्ड की तरफ चली गई. नॉर्मल रियल लाइफ में क्या होता है, फिश बर्ड से बचना चाहती है तो ये डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ होता तो आप सबट्रैक्ट करते. समझ में. अभी क्यों ऐड किया, बिकॉज रिलेटिव में अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं हम. अच्छा, अभी दूसरा, वेलोसिटी ऑफ, गिव अप नहीं करना बच्चों, वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड. एज सीन बाय बर्ड, कौन देख रहा है, बर्ड. किसको देख रहा है, फिश को. बर्ड देख रहा है फिश को तो फिश ऑब्जेक्ट हुआ, लाइट यहां से एयर में जा रही है सो वी डैश अपॉन वी, एक्चुअल स्पीड कितनी है 12, विल बी इक्वल टू, फिश को देख रहे हैं, हाँ फिश को देख रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट, यहां से लाइट हवा में जा रही तो 1 डिवाइडेड बाय 4/3. सो आपको वी डैश की वैल्यू मिलती है 9. 12 को वहां ले जाकर सॉल्व कर लेना. So therefore, velocity of fish as seen by bird will be equal to, कितना करेंगे आप, इसकी एक्चुअल 12 है, सॉरी बर्ड की खुद की कितनी है 12 और अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा 9 तो आंसर आएगा 21 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो ये बच्चों मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन में सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट किया, दूसरे में स्पीड कैलकुलेट करके रिलेटिव मोशन से भी सॉल्व किया. सो मैंने रिलेटिव रिफ्रैक्शन कंबाइन किया. ऐसे आप मोशन अंडर ग्रेविटी और रिलेटिव और रिफ्रैक्शन कंबाइन कर सकते हो, वैसे आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी कंबाइन कर सकते हो. सो यू कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन. ओके, बिफोर वी स्टॉप इन दिस क्लास, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों कंबाइन करके. So now we'll have a question based on combination of reflection and refraction. बहुत सिंपल है और अच्छा क्वेश्चन है. जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ऐसे ये कॉनकेव मिरर है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है.
रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर दूर तक इसे लिक्विड फिल किया गया है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। अब ऊपर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है इंफिनिटी से, इट्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आपसे बोला गया फाइनल इमेज कहां बनेगी, फाइनल इमेज कहां बनेगी, कैसे करेंगे आप? थोड़ी देर के लिए बच्चों ऐसे मान लो कि पानी नहीं है। आपने क्वेश्चन पॉज करके आई होप कॉपी कर लिया था। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि पानी नहीं है। सोचो अगर पानी नहीं होता तो जब लाइट पैरेलल आती है, यानी लाइट कहाँ से आ रही है, थियरी ऑफ कॉनकेव मिरर, लाइट कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है तो फोकल लेंथ इज r/2, यानी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगी। क्या है ऊपर से? अरे भाई अगर यहाँ पानी नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन सोचना ही नहीं है। तो अगर पानी नहीं होता तो लाइट सीधी आती, ऐसे आती, ऐसे आती, रिफ्लेक्ट होकर के सारी रेस कहाँ मिलती, फोकस पर मिलती, और इसका फोकस कहाँ होगा, 20 सेंटीमीटर पर होगा। सो लेकिन ये तो तब ना जब पानी नहीं होता। हाँ बराबर है। अब सोच अगर पानी है भी तो भी ये जो रेज है वो पानी पर कैसे गिर रही है, तो भी ये जो रेज वो पानी के सरफेस पे नॉर्मल गिर रही है। तो नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट सीधी जाती है, तो आते समय मुझे रिफ्रैक्शन सोचना ही नहीं है। सर नहीं समझा। अरे भाई ये जो रेज आ रही है वो पानी की सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है, नॉर्मल इंसिडेंस पे बेंडिंग होगा ही नहीं। सो आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट रिफ्रैक्शन। लाइट गो स्ट्रेट अवे, मिरर पर गिरी, मिरर इमेज कहां बनाएगा, फोकस पर। फोकस अगर रेडियस 40 है तो फोकल लेंथ क्या होगी, 20, यहां से 20 पर इमेज बनी। समझा? अब जब यहां पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आई, अब ध्यान देना, यहां तक तो सब बच्चे कर लेते, इसके आगे का सोच। जब ये रे ऑफ लाइट आगे ऐसे चलेगी तो डी एग्री, अब ये रे ऑफ लाइट पानी से कहाँ जाने वाली है, फ्रॉम वाटर, जो मैंने हटा दिया था मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, फ्रॉम वाटर नाउ इट इज गोइंग वेयर, इन द एयर। सो ये डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में। जब वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, इसको जाना चाहिए था ऐसे, इट विल बेंड लाइक दिस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको भी जाना चाहिए था ऐसे, इट विल बेंड लाइक दिस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये दोनों रेस इस तरफ कभी नहीं मिलेंगे, तो वहां तो इमेज दिखेगी नहीं। सो आप क्या करोगे, इनको पीछे एक्सटेंड करोगे और फाइनल इमेज यहां बनेगी। शानदार क्वेश्चन है बच्चों ये। फिर से एक बार, ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी, रेस कैसी आई, पैरेलल, वाटर सरफेस पे कैसी की थी, नॉर्मल। जब वो वाटर सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंस हुई तो जाते समय रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, मिरर पर आई। पैरेलल आने वाली रेस मिरर से टकराने के बाद कहां से जाती है, फोकस से। जब वो रेस फोकस से गई यानी 20 सेंटीमीटर से गई, जाते समय जब वो वापस पानी से बाहर जा रही है तो वाटर सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा। वाटर सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा यानी कि लाइट डेंसर मीडियम से कहां जाएगी, रेयर में, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो दूर जाएंगी। जब वो दूर जाएंगी तो इस तरफ कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो आपने रेड लाइन से पीछे एक्सटेंड किया, तो फाइनली इमेज कहां बनी। पानी नहीं होता तो इमेज यहां बनती बच्चों, बट पानी की वजह से इमेज यहां बन रही है। सो एक्चुअल डिस्टेंस सरफेस से कितना, सो 30 क्यों दिया था, कंफ्यूज करने के लिए नहीं, इधर से 20 तो ऊपर से 10 हुआ ना बच्चों। सो एक्चुअली स्पीकिंग इस इमेज का ट्रू ऑब्जेक्ट तो ये है ना, तो ये ऑब्जेक्ट सरफेस से कितना नीचे है, 10। आपको कितना नीचे दिखाई दिया वो आपको ढूंढना है। मस्त है ये क्वेश्चन। देख, इंफिनिटी से जो रेज आई उसकी इमेज यहां बनी, अगर पानी नहीं होता तो एक ही इमेज बनती और ये हमको दिखाई देता, बट वाटर की वजह से जब लाइट वाटर से एयर में जाएगी फिर से रिफ्रैक्शन होगा। सो उसकी जो पोजीशन एक्चुअल 10 है वो 10 से कुछ और दिखाई देगी। सो अब आप क्या लिखोगे, डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू ऑफ जहां जा रही है अपॉन म्यू ऑफ जहां से आ रही है। अब ये जो रेज है जिसका रिफ्रैक्शन हो रहा है इधर, जहां पे मैं रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, ये रे आई कहां से, वाटर से ना,
जहाँ का आ रही है हवा में ना, वापस से ये रे ये जिसका रिफ्रैक्शन हम स्टडी कर रहे हैं वो आई कहाँ से, वाटर से। जहाँ का आ रही है एयर में, तो जहाँ जा रही है वहाँ का 1, जहाँ से आ रही है वहाँ का 4/3। उसका एक्चुअल पोजीशन कितना है 10, तो उसका अपरेंट पोजीशन क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, दैट गिव्स यू 7.5 सेंटीमीटर। ये आंसर है। फिर से रिवाइज करते हैं। पैरेलल रेज आई, रिफ्रैक्ट नहीं होती है, जाते समय मिरर पर गिरी, इमेज फोकस पर बनती है, सब साथ में। रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, तो फोकस 20, यहाँ से 20 पर इमेज बनी। जब ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस बाहर जाएंगी तो रिफ्रैक्शन होगा इस बार, क्योंकि ऑब्लिक इंसिडेंस है। अब ये रिफ्रैक्टेड रेज इस तरफ कट नहीं करेगी, तो पीछे एक्सटेंड किया, इमेज यहाँ बनेगी। तो सच में वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कितनी दूरी पर, यहाँ से 20, टोटल 30, तो ये बचा 10। सो 10 पर एक्चुअल है, बट वो दिखाई कहाँ देगा, तो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट d' वाला। सो d', अब हम इसकी इमेज बना रहे हैं, तो लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, जहाँ जा रही है वहाँ का 1, जहाँ से आ रही है वहाँ का 4/3। सिंप्लीफाई, यू गेट 7.5। थैंक यू सो मच। अगली